हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जिसमें दोस्तों हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए। जैसा कि आपने दोस्तों पढ़ाई होगा, संताल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब आपसे पूछा गया है कि इस विद्रोह के शांत होने के बाद आखिरकार औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो अंग्रेजों द्वारा क्या उपाय किए गए उनके लिए। जैसे पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है संताल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया। दूसरा कह रहा है किसी संताल का गैर संताल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा। मतलब कहने का मतलब है संताल भूमि को किसी और के लिए देना या उसके लिए बेचना, ये गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है, संताल लोग जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें दीकू को नाम जानते थे। दीकू मतलब है एक प्रकार से दूसरी तरह के लोग, जो उनके जो जनजाति है, रीति रिवाज है, उनके वनों की कटाई, जैसे उनकी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उनके संबंध में विरोध में, जैसे कि आप देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कई बार मतलब जैसे पेड़ काटे गए, उनके संसाधनों का दोहन किया गया। कहीं ना कहीं उनके लिए ये सबसे बड़ा उनके कारण था, उनका यही कारण था दोस्तों, उन्होंने विद्रोह किया क्योंकि वो अपने संसाधनों पर खुश थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनके संसाधनों में अतिक्रमण किया, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया। तो यही चीज़ है इसमें। तो पहला और दूसरा कथन दोनों सही है दोस्तों। ये दोनों कथन इसलिए सही है क्योंकि संताल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया, अलग से इनका राज्य क्षेत्र बनाया। इसके अलावा संताल की जो गैर संताल को भी भूमि अंतरण करना गैर कानून घोषित कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आखिरकार आपको पता है संताल विद्रोह मूलतः ये पहले हुआ था आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत, और आपको पता ही होगा ये 1855 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है, बाद में क्या हो गया इसी विद्रोह में, बाद में इनका उद्देश्य था वो हो गया बाद में दोस्तों विदेशी शासन, अर्थात अंग्रेजों को बाहर करना, शासन को खत्म करना। इसके अलावा इस विद्रोह के नेता कौन कौन थे, तो इस विद्रोह के नेता थे, इसके नेता थे, एक तो थे सिद्धू, कौन थे दोस्तों, सिद्धू, माझी व कानू ने किया। इसके अलावा भैरव एवं चांद भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों इसके बाद क्या किया, जो आंदोलन शांत किया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया। क्या किया दोस्तों, अलग से क्षेत्र बनाए, और भूमि का जो अंतरीकरण था दूसरे अन्य लोगों को, वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बोला गया है कि 1929 का जो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। पहला कथन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। दूसरा, बी का ऑप्शन कह रहा है औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंध के पास मनमानी करने की शक्ति। सी ऑप्शन कह रहा है व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय का हस्तक्षेप। और डी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों अधिकरणों की प्रणाली। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, आपने देखा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम आया, इसमें मेन उद्देश्य था दोस्तों अधिकरणों की प्रणाली एवं हड़तालों पर रोक। इसका आंसर हो गया डी।
अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 1929 के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार विवादों को जांच करना, विवादों की जांच करना। इसके लिए अधिकरणों की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और इस एक्ट में, इस एक्ट के द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पहले नोटिस दिए, जैसे कि बिना हड़ताल, तालाबंदी पर रोक लगा दी, ठीक है। तो ये था इसका मेन उद्देश्य, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में पढ़ा होगा तो उसी का ऑप्शन देखेंगे। आग इसमें उनमें क्या है, दिक्कत ये है दोस्तों इन क्वेश्चनों में, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है ना तो आप गलत कर देंगे जाता है। थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए उस जिस चीज़ के बारे में पूछा है हमसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये है फैक्ट्री एक्ट को लेके। ये तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। पहला कथन है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठन के अग्रगामी थे, ठीक है। अब हमसे बोला है पहला कथन, दूसरा, पहला केवल एक सही, केवल एक, दूसरा केवल वी मतलब दो, और सी कह रहा है एक और दोनों, और डी कह रहा है एक, न तो एक और न ही दो। अब देखो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए वैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1881 था क्या। अगर इसके बारे में आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। 1881 का फैक्ट्री एक्ट, पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है इसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों, इसमें उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन थे उनका पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे। इसमें उस टाइम गवर्नर जनरल थे 1881 में दोस्तों रिपन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रावधान क्या कहते हैं, इसमें इस एक्ट में प्रावधान क्या कहते हैं, मेन चीज यही है यहाँ पे कि इसमें आखिरकार प्रावधान क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये था कि 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। इसके अलावा 7 से जो 12 वर्ष के थे जो बच्चे थे, बच्चों से केवल प्रतिबंध केवल 9 घंटों तक कार्य के लिए बोला गया, करवाने के लिए कि मतलब करवाया जा सकता है ऐसे बोला गया, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक चीज देखो आप, इसमें बोला गया कि कामगारों की मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया, तो नहीं, इसमें तो बात की गई कि भाई जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने में काम करने पर रोक लगा दी। इसके अलावा दोस्तों 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनको केवल 9 घंटे के लिए कार्य के लिए बोला गया। अगला देखते हैं दूसरा कथन, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूरी आंदोलन संगठन करने के अग्रगामी थे। अग्रगामी मतलब इन्होंने ये आवाज उठाई ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन के लिए, तो बिल्कुल सही दूसरा ऑप्शन दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा ऑप्शन के बारे में बताता हूं मैं आपको। 1890 में
एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, उन्होंने मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये बात बिल्कुल सही, दूसरा क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, मैं कहने का मतलब है, मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको एक चीज़ देखनी है कि आखिरकार यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। जैसे कि कोई आर्थिक सुधार हुआ है ब्रिटिश काल में, उनकी कोई संस्था है या किसी ने उसके बारे में कार्य किया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देख लो, फिर से जनजातीय आंदोलन से आ गया, किसान आंदोलन से आ गया। पहले जनजातीय वाला था, आप किसान आंदोलन का आ गया। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। आखिरकार बंगाल में जो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में, उसकी मांग क्या थी। पहला, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, अगला बोल रखा है बी ऑप्शन, भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। तीसरा दे रखा है दोस्तों कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं जो कृषि दासता का अंत करना। इससे अगला दे रखा है डी ऑप्शन, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। अब एक चीज देखिए, यहाँ तेभागा आंदोलन हुआ, उसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन सही दोस्तों, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, इनकी मांग थी इस आंदोलन की। क्योंकि इनकी जो ये आधा, मतलब कहने का मतलब जमींदारी, जो जमींदार द्वारा फसल के आधे भाग को तो कर के रूप में ले लेते थे, ऋण के रूप कर के रूप में ले लेते दोस्तों। इन्होंने बोला कि 1/3 भाग देंगे हम इसका, यही इनकी मेन मांग थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। अब जैसे देखो, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब आपको यही करना है, तेभागा किसान आंदोलन आपने पढ़ा, आपको तुरंत देखना है कि तेभागा किसान आंदोलन था क्या, उसकी मांगे क्या थी, आखिरकार मांगे की गई, उनका प्रावधान क्या थे। तो ये 1946 में हुआ था पहली बात तो। ठीक है, और ये दोस्तों बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था तेभागा किसान आंदोलन। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, नेतृत्व किया था कंपाराम ने एवं भवन सिंह ने। ये भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, और इसमें यही चीज बोली गई जो मैंने बताया है, बस इसका इतना ही ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया ए। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब कमी हुई। अब ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने रटने की बात नहीं है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कॉमन सेंस वाले, वो क्वेश्चन यही है दोस्तों। ये यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बोला गया है कि आखिरकार 20वीं शताब्दी में जो नील की खेती थी उसका कम क्यों हुई, मतलब ह्रास क्यों हुआ। ऑप्शन देखिए यहाँ, पहला ऑप्शन कह रहा है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध होना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अलाभकार होना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों उत्पादों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना। जैसा कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो एक चीज देखो, ये आपको लगता है ऐसा कि चारों ही आंसर है, क्योंकि कुछ ना कुछ हद तक तो ये क्वेश्चन का पूर्ति भी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन को कि नील की उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, जिसके कारण भी कमी हुई होगी। ठीक है, नई खोजों के कारण भी विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, ये भी हो सकता है।
तीसरा देखते हैं कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेता द्वारा विरोध करना, जैसे गांधी जी ने किया था चंपारण में, बिल्कुल बात सही। और चौथा देखिए आप, उत्पादों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना, यह भी बात बिल्कुल सही दोस्तों। तो एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेस्ट, मैंने बोला था ना वो क्वेश्चन पिछले वीडियो में कि बेस्ट आंसर पूछता है, मतलब आपसे कई बार आपसे ये क्वेश्चन का आंसर तो चार दे सकते हैं, चार ऑप्शन, लेकिन आपसे पूछा है बेस्ट। तो आप जब जाएंगे दोस्तों तो जो बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो। कैसे? कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका एलाबकार हो गया था। कहीं ना कहीं जब नई खोजें होने लगी तो नील की जो खेती है उसकी कमी होने लगी, क्योंकि रंगाई की जो नील से क्या रंगाई की जाती थी कपड़ों की, कई चीज़ों की, उसमें क्या है कि अब क्या तकनीकी आ गई, अब नील की जरूरत नहीं पड़ने लगी दोस्तों। कहीं ना कहीं नील की डिमांड कम हो गई, अब कृत्रिम नील की उत्पादन हो गया। तो यही तो है इसका मेन, यही कारण था कि इनका जो नील की खेती का जो कमी ना इसी वजह से हुई थी दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। जैसा कि आप देखेंगे चार ऑप्शनों को तो लगेंगे चार ऑप्शन ही आंसर है, लेकिन बेस्ट आंसर पूछा है आपसे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी औद्योगिक क्रांति से लेकर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। पहला पहला क्या कह रहा है, भारत, जैसे कि आप क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन कह रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति थी 19वीं शताब्दी में उसके पूर्वार्ध में भारत पर प्रभाव क्या पड़ा था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा कह रहा है दोस्तों भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है देश के अनेक भागों में रेलवे की लाइन बिछी गई। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश उत्पाद के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। जैसा कि आप चार ऑप्शनों को देखिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मेन क्या है कि भारत पर प्रभाव क्या पड़ा आखिरकार उद्योग क्रांति का। तो भारत में जो प्रभाव पड़ा दोस्तों, जो दस्तकारी उद्योग थे, दस्तकारी उद्योग का मतलब है जो भारत के स्वदेशी उद्योग थे उन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, क्योंकि नई मशीन आ गई मार्केट में। तो मेन प्रभाव इसका इसी पर पड़ा, जो दस्तकारी उद्योग थे वो क्या है वो दोस्तों नष्ट होते गए। जैसे ही मशीनीकरण हुआ, मशीन आने लगी, तो कहीं ना कहीं इनकी कमी आने लगी, इनका उद्योग थे वो नष्ट होने लगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ इसके बारे में, और ये इसका आंसर वैसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेज 19वीं शताब्दी में अंग्रेज ब्रिटेन से कपास का सर्वाधिक निर्यात करते थे। ठीक है, इसमें हस्तशिल्प, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, उसके कारण कृषि का बोझ बढ़ा और बेरोजगारी भी बढ़ी। बेरोजगार जो शिल्पकार थे उनकी जो आजीविका थी, आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो गए। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, भारतीय दस्तकारी जो उद्योग थे वो नष्ट होने लगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम क्या था। तो आप देखिए, आपसे बोला गया है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था। 19वीं शताब्दी का मतलब है दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखना, 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 से लेके 1900 तक के बीच में। ठीक है, बोला है कि जब भारत की जो शासन था अंग्रेजों का, उसका परिणाम क्या था इंडिया में। तो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, दूसरा दे रखा है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में वृद्धि, तीसरा दे रखा है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, और चौथा दे रखा है देखो नगरीय जनसंख्या का तरफ वृद्धि। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था दोस्तों,
कृषि का वाणिज्यीकरण होने लग गया। कृषि का वाणिज्यीकरण होने लग गया। जैसा कि आप पहले देखते हैं कि कृषि पहले एक प्रकार से दोस्तों केवल जीवन यापन का साधन थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों के द्वारा इसका कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया और कृषि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया गया था, इनके जो उत्पाद थे उनके ग्रामीण उपयोग के लिए थे, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया और व्यापार की ये कड़ी बढ़ती गई और इसी प्रकार दोस्तों ये कृषि का वाणिज्यीकरण होता गया। तो इसका सीधा सा आंसर दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का मेन परिणाम निकला दोस्तों, भारतीय जो कृषि थी उसका वाणिज्यीकरण हुआ। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है, इसमें आप रट लोगे तो भी क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त से लेके। जैसा कि आप देखते हैं भू राजस्व में अंग्रेजों ने बहुत अच्छी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाई, जिसमें 3 चीजें उन्होंने देखी। एक थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी, तीसरी थी महलवाड़ी। जैसा कि आप देखते हैं उन्होंने इस उद्देश्य से किया था कि एक निश्चित आय मिलेगी उनके द्वारा, एक मतलब अलग से उनको वही जमींदार वसूल कर लेंगे और अंग्रेजों को सीधा पैसा मिल जाएगा, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। उनको नियत रूप में एक प्रकार से एक टैक्स मिल जाएगा। तो यही पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्राप्त करने के लिए सम्मत था। रैयतवाड़ी दोस्तों आपने जैसा कि देखेंगे कि रैयतवाड़ी की 1820 में हुई थी थॉमस मुनरो के द्वारा स्थापना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये तो हो जाएगा गलत। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों स्थायी बंदोबस्त संबंध है, आपको पता ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट के संबंध है और 1793 में की थी उन्होंने शुरुआत। ये तो होगा नहीं, एक नहीं होगा तो देख लीजिए आप, एक नहीं हुआ तब आंसर सीधा निकल गया सी, लेकिन आप ऑप्शन चेंज कर दिए, ये पहले की बात है। अब देखिए अगला दूसरा ऑप्शन कह रहा है अलेक्जेंडर रीड और तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों थॉमस मुनरो। अब आप जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, आप एक चीज देखिए, आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप सीधा आंसर पहुंच जाएंगे कि जो अलेक्जेंडर रीड थे और एक थे थॉमस मुनरो, इन दोनों की भूमिका थी इसमें रैयतवाड़ी में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को 1792 ईस्वी में मद्रास में 12 महल में लागू किया था, लेकिन 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू किया था इसे। दोनों संबंध हो गए इससे। ठीक है, दोनों संबंध हो गए इस बात से कि एक तो ये हो गया कि जो थॉमस मुनरो से संबंध था, दूसरा हो गया कि अलेक्जेंडर रीड ये भी से संबंध था, इसलिए इसका आंसर जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशिकवाद का या के आर्थिक आलोचक थे? पहला दादा भाई नारोजी, दूसरा जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा आर.सी. दत्त। आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, तो आप देखिए, अब तीनों को देखिए तो आप जैसा कि पाएंगे कि दादा भाई नारोजी ने तो धन निष्कासन के बारे में एक सिद्धांत भी दिया था और ये सिद्धांत दिया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इसके अलावा ये दादा भाई नारोजी की किताब नहीं थी दोस्तों, माफी चाहता हूँ, ये आर.सी. दत्त की बुक थी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जबकि दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक बुक थी, उसमें इस पर लेख लिखा
और धन निष्कासन के बारे में बताया कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमारे यही धन का यूज करके ये विदेशों में भेज रहे हैं। कहने का मतलब ये इंग्लैंड भेज रहे हैं हमारे धन को, ये बोला गया। ठीक है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके अलावा दोस्तों जी सुब्रमण्यम भी इसके खिलाफ थे, उन्होंने भी आलोचना की थी इसके लिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है इसके लिए, आंसर डी हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया, किसका, धन निष्कासन का। ठीक है, इसके अलावा दादा भाई नारोजी ने भी पावर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया 1867 लेख में धन निष्कासन की बात की दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों, तीनों ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, जिसे हम रिजर्व कहते हैं, आंतरिक ट्रांसफर कहते हैं, विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने गए थे। अब ऑप्शन देखिए, न्याय प्रशासन, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी भू राजस्व और ऑप्शन डी पुलिस। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे 1919 का अधिनियम आया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में दोस्तों ऐसे विषयों को रखा गया जिसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसा कि आप देखते हैं कि न्याय प्रशासन को लेके, इसके अलावा भू राजस्व को लेके, सिंचाई को लेके, ऐसे डिपार्टमेंट को रखा था जिससे क्या है कि कंट्रोल अंग्रेजों का रहे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमसे पूछा ये गया कि आरक्षित विषय कौन कौन से थे इनमें से। तो इसमें था दोस्तों पहला, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों तीसरा, और इसके अलावा दोस्तों कौन सा, चौथा, पुलिस, भू राजस्व और न्याय। ये तीनों ही ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर है स्थानीय स्वशासन दोस्तों, हस्तांतरण विषय था। इसके बारे में बताता हूं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 1919 का एक्ट आया, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में कौन कौन से थे, तो इसमें थे दोस्तों पहला न्याय प्रशासन, दूसरा दोस्तों वित्त, तीसरा दोस्तों भू राजस्व और चौथा दोस्तों सिंचाई और पांचवा खनिज संसाधन और छठा पुलिस। इसी प्रकार हस्तांतरण विषय में कौन कौन से थे, पहला था शिक्षा, दूसरा था स्वास्थ्य, तीसरा था उद्योग, चौथा था कृषि, पांचवा था दोस्तों स्थानीय प्रशासन और छठा था आबकारी विभाग, शराब से संबंधित होते जैसे आबकारी विभाग। अब देखिए आप एक चीज देखिए, ब्रिटिश ने क्या खेल खेला,
1919 में प्रांतीय शासन को मतलब प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया। जो मेन विषय थे उनको तो खुद के हाथ में ले लिया, उनके नियम तो वो बनाएंगे आरक्षित विषय पर, और हस्तांतर विषय रखे थे जिनकी जिम्मेदारी भारतीयों को दी गई कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, इन तीनों को रखा था। ठीक है, दूसरा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतर विषय में रखा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो जैसा कि आप दोस्तों क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ जा रहे हैं कि कोई संस्था से लेकर पूछ लिया, या कोई आंदोलन से क्वेश्चन पूछ लिया, किसान आंदोलन कैसे हुआ, या फिर कोई जनजातीय आंदोलन से पूछ लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के लिए आपको बहुत बहुत